हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम लोग रोज मेंस के क्वेश्चंस को लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंतर्गत आज मंडे है और मंडे को हम लोग लेते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेगमेंट। तो आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेगमेंट ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ गिव्स सुप्रीमेसी को अंडरलाइन करिएगा, सुप्रीमेसी टू पॉलिटिकल पार्टीज ओवर द पार्लियामेंट। हाउ डू यू रिलेट दिस विद द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी? ओके, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। क्या आपको लगता है कि दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक दलों को संसद पर सर्वोच्चता देता है? आप इसे लोकतंत्र के स्वास्थ्य से कैसे जोड़ते हैं? उपचारात्मक उपाय सुझाइए। ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत ही करंट भी है और बहुत ही रेगुलर पूछे जाने लायक प्रश्न भी है। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कल महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई है। गवर्नमेंट नहीं चेंज हुई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है ये कहना गलत है। गवर्नमेंट में एक नई पार्टी, एक नया समूह आकर के मिला है अजीत पवार के नेतृत्व में। अब वो खुद को रियल एनसीपी बता रहे हैं। तो इन सब सिनेरियोस के बीच में जो मुद्दा उठता है वो मुद्दा हमेशा दल बदल कानून का उठता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमने प्रश्न को थोड़ा सा वाइडली कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हम आपको पूरा दल बदल कानून के मेजर पॉइंट्स, उसके इंपैक्ट्स, कोर्ट लॉस, सब कुछ कवर करेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर तो इसमें है ही है, इससे रिलेटेड अन्य प्रश्न भी अगर पूछे जाएंगे तो आपको इसी उत्तर से सारी चीजें कवर अप करने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल कानून क्या है? दल बदल विरोधी कानून क्या है? तो देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक टर्म यूज होता है, आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम मतलब वो पॉलिटिकल पर्संस जो इधर उधर पार्टी शिफ्ट करते रहते हैं। वास्तव में हुआ ये था, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये, हुआ ये था कि 1967 में एक पर्सन थे गयालाल, हरियाणा में एमएलए थे गयालाल। इन्होंने एक दिन में ही 3 बार पार्टी चेंज करी। ठीक है, तो इससे फेज, मतलब अभी आयाराम फिर गयाराम, फिर आयाराम फिर गयाराम, तो ये फेमस हो गया, ये फेज ही यूज हो गया डिफेक्शन के लिए। ठीक है, तो डिफेक्शन वास्तव में इसलिए होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए या एमपी कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए, कुछ लाभ के लिए चले जाते हैं दूसरे दल में। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसी चीज को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय में 10th शेड्यूल जोड़ा गया संविधान में, जो कि बेसिकली रिलेटेड था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। यानी कि जो दल बदल के विरोध में, दल बदल के आधार पर जो एमएलए या एमएलसी होंगे उनको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये था 10th शेड्यूल में। ठीक है, वास्तव में ये पावर, जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर है, वो किसको दी गई? वो दी गई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को। यानी कि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है वही डिसाइड करेगा द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अब किसको माना जाता है कि उसने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है? डिफेक्शन करने वाले को डिफेक्टेड तब माना जाएगा जब वो वॉलंटरी गिव अप कर दे द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, और जो पार्टी ने उसको व्हिप जारी किया है उसको ना माने। दो तरीके हैं, पहला, आप गिव अप कर दीजिए मेंबरशिप ऑफ पार्टी वॉलंटरली, तो भी ये डिफेक्शन माना जाएगा। या फिर आप पार्टी ने जिसको वोट देने के लिए कहा है, ये जिसके फेवर में या अगेंस्ट में, वो ना मानिए, उस डायरेक्शन को ना मानिए, इसी को व्हिप कहते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस बनते हैं जिसके अंतर्गत उनको ये माना जाता है कि आपने पार्टी की जो निर्देश है उनका उल्लंघन किया है, इस वजह से आपका ये माना जाएगा कि आपने डिफेक्शन किया है, दल बदल कर लिया है। ठीक है, तो आप चाहे वोट डालें, अगर पार्टी ने कहा वोट डालने के लिए और आप नहीं डाल रहे हैं, या जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन नहीं जा रहे हैं, तो ये सब उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के मेजर पॉइंट्स। ठीक है, अब किस इन परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर हम ये मान लें कि
यहां पर दल बदल नहीं लागू होगा भले ही उसने पार्टी विरोधी गतिविधि की है, यानी कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऐसा एक्सेप्शन दिया गया है कि लोग अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं और उन पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा तब हो सकता है कि अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य, सदस्य मतलब विधायक, अगर विधानसभा में बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है तो सांसद, या राज्यसभा की बात हो रही है तो सांसद, तो 2/3 मेंबर्स ये डिसाइड करें कि हम किसी और में मर्ज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 2/3 मेंबर मर्जर के फेवर में है तो ये माना जाएगा किसी दल में दल बदल के अंतर्गत उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो ओरिजिनल पार्टी में रह गया ना तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा है और ना ही जिसने अपने आप को मर्ज कर लिया दूसरी पार्टी में उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लग रहा है। यानी कि जो 1/3 बचे रह गए अपनी पार्टी में, पुरानी पार्टी में, उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, और जो 2/3 अपनी पार्टी चेंज करके चले गए हैं दूसरी पार्टी में वहां पर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर आपको ये बात फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2/3 सदस्य मर्जर के फेवर में हो, अपना दल बनाने की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। इसके बाद क्या है, कई कमिटीज ने कहा है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चूंकि देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अमूमन उस पार्टी का होता है जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, सब जगह। ठीक है, तो कई सारी कमिटीज ने ये कहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिफेक्शन का अधिकार है डिसीजन लेने का, वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये डिसीजन अगर एमपी का है तो प्रेसिडेंट ले, अगर एमएलए का है तो गवर्नर ले, लेकिन वो डिसीजन प्रेसिडेंट या गवर्नर कैसे ले, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ले। जो भी इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन दे वही वो डिसाइड करे, यानी कि बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। ठीक है, और डिसीजन ले राष्ट्रपति या राज्यपाल, इस तरह से डिसाइड करने का अधिकार होना चाहिए, इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ये कहा गया है कई सारी कमिटीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर संसद के सदस्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले में फंस रहे हैं, लाभ के पद वाले मामले फंस रहे हैं, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन दल बदल वाले मामले में सदन के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप कोर्ट ने इससे रिलेटेड चीजों पे क्या क्या डिसीजन दिया है इसको भी समझिएगा। ठीक है, कोर्ट ने इस कानून के कई सारे प्रावधानों पर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस भी दिए हैं। जैसे यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोर्ट का कहना है कि वॉलेंट्री गिव अप ऑफ मेंबरशिप कहीं ज्यादा बड़ी बात है रेजिग्नेशन से। जरूरी नहीं है कि रेजिग्नेशन इन राइटिंग दिया जाए, वॉलेंटरली गिव अप इस मेंबरशिप एक अलग और व्यापक शब्द है। ठीक है, जैसे वॉलेंटरली, स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मल रेजिग्नेशन दिया गया या नहीं दिया गया। हो सकता है मेंबर ने फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं दिया, लेकिन उसके कंडक्ट ऐसे हैं, उसके काम ऐसे हैं जिससे पता चल रहा है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा है या पार्टी की बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो भी ये माना जाएगा कि वो वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप दे दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर टर्म जो यूज किया गया है वो वॉलेंटरली गिवन अप ऑफ मेंबरशिप है, रेजिग्नेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है ना, इसी तरीके से राज्यसभा के 2 एमपी को डिसाइड करने की बात आई थी। ठीक है ना, और ये माना गया कि उन्होंने वॉलेंटरली गिवन अप देयर मेंबरशिप दे दी गई है, जिसमें वो एंटी पार्टी गतिविधियों में शामिल थे। ठीक, तो यहां पर इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। ठीक, तो यहां पर भी अपोजिशन पार्टीज इन बिहार की रैलीज में वो अटेंड किया करते थे, इस वजह से उनको क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई में डाल दिया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, ठीक है, या फिर जो विधानसभा है वो विधानसभा का अध्यक्ष, इन लोगों के डिसीजन को क्या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक, पहली चीज तो ये है कि शुरू से ही ये क्लियर था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में अपने डिसीजन में ये कहा
कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन चैलेंज करने की पावर दी गई है। वो जो भी डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन लेने के प्रोसेस में, ठीक है ना, और उसके डिसीजन लेने का जो भी तरीका है उसमें कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं की जा सकती है। डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक, यानी कि वो डिसीजन कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्या चीजों को यूज करेंगे, किस बेस पर लेंगे, इस पर आप कोई चुनौती नहीं दे सकते। आप डिसीजन आपको नहीं पसंद है, आप चुनौती दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी एक केस है 2015 में हैदराबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसा जो है तेलंगाना असेंबली के स्पीकर का जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। वो जब भी डिसीजन ले लेंगे उसके बाद आप हमारे पास आइएगा, हम जरूर आप पर आपके हिसाब से उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें मजेदार पहलू क्या है? मजेदार पहलू ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है उनके डिसीजन लेने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए, आपके खिलाफ जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो कंप्लेन कर दे। आप इन सब बातों को सुनते समय महाराष्ट्र की स्थिति को भी दिमाग में रखिएगा, तो आपके दिमाग में चीजें बहुत सारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए पार्टी ने कह दिया कि इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दीजिए क्योंकि इन्होंने दल बदल किया है, लेकिन अब ये डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कब लेंगे, 15 दिन में लेंगे, महीने में लेंगे, 3 महीने में लेंगे, 6 महीने में लेंगे, 1 साल में लेंगे, ऐसा कोई भी डेडलाइन नहीं है। और कोर्ट भी डिसीजन लेने के समयावधि में या प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, और डिसीजन लेने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यहां पर स्पीकर के पास कुछ इनहेरेंट सी, कुछ डिफरेंट सी पावर है जहां पर वो डिले कर देगा और वो सदस्य अपनी सदस्यता बचाए रखेगा, ठीक है। यहां तक कि कई बार कोर्ट्स ने कहा भी कि आप अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, लेकिन आप उस डिले के प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं, ये अध्यक्ष का डिस्क्रिशन है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। हाल फिलहाल में अगर आप देखें कई राज्यों के एमएलए, जैसे कि मान लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या हुआ, वो छोटे छोटे ग्रुप में गए और रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिए, 2/3 हुआ ही नहीं उनका, लेकिन तब तक कोई डिसीजन ही नहीं दिया गया जब तक कि वो 2/3 मेंबर्स धीरे धीरे करके इकट्ठा नहीं कर, यानी 2/3 का तो एक साथ टूटन हुआ ही नहीं, टूटी ही नहीं पार्टी, लेकिन छोटा छोटा टूटते गए, कभी 4 टूटे, कभी 10 टूटे, ऐसे करते करते वो 2/3 तक पहुंचाए, और तब तक स्पीकर ने कोई डिसीजन दिया नहीं। तो इस तरीके से वो दोनों प्रोसेस से बच गए, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मामलों में अगर जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है ना, उसके मेंबर डिफेक्ट कर जाते हैं स्मॉलर ग्रुप में, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसकी बात कर रहा है, ज्यादातर वो रूलिंग पार्टी का ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी भारतीय संसदीय इतिहास में, विधायी इतिहास कहिए, क्योंकि ये राज्यों में भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो, अच्छा देखिए एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टी थी उसने 12 दिन की पूरी असेंबली सेशन को बायकॉट किया। रीजन क्या था कि 18 महीने से डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन दे ही नहीं रहे हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो अब वो 18 महीने से कोई डिसीजन नहीं दे रहे, मतलब 1.5 साल हो गया, तो वो डिस्क्वालीफाई करके एंजॉय कर रहे हैं पावर को। तो अब ऐसे में आप कर क्या सकते हैं, ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया मामले जो हमारे सामने रहे। अब बताइए, डज एंटी डिफेक्शन लॉ अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर्स टू मेक डिसीजन। अब हम लोग प्रश्न के उस बात पर आ रहे हैं जहां पर हमने ये देखा था कि प्रश्न ये पूछना चाह रहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण हम विधायिका पर पॉलिटिकल पार्टी को हावी होने दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए है, कि लोग इधर उधर भागते ना रहें, स्टेबल गवर्नमेंट रहे, लोग इधर उधर साइड शिफ्ट ना करें। क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार है, छोटे दलों का गठबंधन है, तो पता चला दूसरी पार्टी फिर विधायक खरीद रही है, तोड़ रही है, तो यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट का एक मुद्दा आता है। जहां पर गठजोड़ वाली सरकारें होती है वहीं पर ज्यादा इंस्टेबिलिटी होती है,
ठीक है। तो इसलिए ही स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे, इसीलिए कहा गया कि आप पार्टी लाइन पर डिसीजन दीजिए, ठीक है, पार्टी लाइन पर वोट करिए, आप अपने इंटरेस्ट और अपने कंसाइंस पर वोट नहीं देंगे। लेकिन सोचिए इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिसको वहां की जनता ने चुना है, जिस विधायक को या सांसद को जनता ने चुना है, वो जनता की आवाज या अपनी अंतरात्मा की आवाज या अपने सोच के हिसाब पर या अपने क्षेत्र के भले के हिसाब से वोट नहीं डाल सकता है। उसको वोट डालना है पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के हिसाब से। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन। जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, वो हमारी बात को मानने के लिए पार्टी को साइडलाइन नहीं कर सकता, नहीं तो उस पर एंटी डिफेक्शन चल जाएगा। तो यहां पर हमने प्रोमिनेंस किसको दिया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया। तो विधायिका के कामों को कम महत्व देते हुए पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति को ज्यादा महत्व दिया। यही प्रश्न पूछ रहा था और यही चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो एक तरीके से लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है उस पर जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर ज्यादा है, और ये जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी इंटरेस्ट पर देख रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो पर्सन है जहां से चुनाव जीत के आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उससे इसका कोई सीधा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज एमपीज को ये भी बता रहे हैं किसको वोट देना है, किसके वोट में नहीं देना है, किसके लिए एब्सेंट करना है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के डोमिनेंस को बताती हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, और ये मौका नहीं दे रही हैं जनप्रतिनिधि को वास्तविक संदर्भों में जनप्रतिनिधित्व करने के लिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल बताइए कि हाँ, जो नोबल पर्पस है एंटी डिफेक्शन लॉ का वो है स्टेबिलिटी लाने का, ठीक है। इसके साथ साथ आप वो वाली प्रॉब्लम भी डिस्कस करिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है उस डिस्क्वालिफिकेशन वाले मेंबर को आप मतलब स्पीकर से लेकर के प्रेसिडेंट या गवर्नर को सौंपिए, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बढ़ाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे देखिए राज्यसभा में भी यही चीजें चल रही हैं, तो राज्यसभा वाले तो सरकार बनाते भी नहीं है ना, उनका सरकार बनाने या गिराने में कोई रोल होता है। तो कम से कम राज्यसभा के एमपीज को तो कंसाइंस के बेस पर वोट देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया आज का प्रश्न, क्योंकि कई सारे एरियाज थे और बहुत ही न्यूज में है, और ये लगातार अभी न्यूज में रहेगा जब तक इलेक्शन चलेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इन केस ऑफ एनी इशू आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।